classes. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्रैश कोर्स के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूरी केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस आते हैं और 45 क्वेश्चन में नीट में 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का नहीं होता है, बल्कि 20 से 22 क्वेश्चन तक हम इनऑर्गेनिक से कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक के जो मेन चैप्टर्स हैं उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रोजन, इतने सारे चैप्टर इनऑर्गेनिक के माने जाते हैं। इसमें जहाँ तक हम बात करते हैं, तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं तो हमारे पास जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, बहुत सारे फिजिकल के क्वेश्चन भी होने लगते हैं। जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 45 क्वेश्चन नीट में आते हैं और 45 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक को अगर हम एवरेज मान लें तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन से मिल के आते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे नीट के मेडिकल के बच्चे हैं, इनको एक थोड़ी सी न्यूमेरिकल को लेके फोबिया होती है, और इस फोबिया से लेके जो है वो फिजिकल से उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, जबकि फिजिकल भी आसान ही आती है। तो इसके लिए इनऑर्गेनिक उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत से शुरू करेंगे और सबसे पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और समय समय पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्या क्या मेन क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक को भी हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने बात आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने एटम की बात कही और कहा एटम स्मॉलेस्ट है, स्फेरिकल है, न्यूट्रल है, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका पॉसिबल नहीं है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए वो तमाम सारे नियमों का पालन करता है। इन नियमों में सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात करेंगे, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो जॉन डाल्टन ने ही दिया था। लेकिन जब हम एटम की बात करेंगे तो यहाँ एटम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात ना करके एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात होगी। और जब एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्ट कहलाते हैं। कितने फंडामेंटल पार्ट कहलाते हैं? 3 फंडामेंटल पार्ट कहलाते हैं, जो कैथोड रे, कैथोड रे जिसका पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाद एनोड रेज की डिस्कवरी हुई जिसके पार्टिकल को प्रोटॉन नाम दिया गया, और फिर एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन की बात आई, और इन तीनों को हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है तो इनका नेचर है क्या? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है। केवल ये मैसिव पार्टिकल है, मास के लिए रिस्पांसिबल है, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज नहीं मौजूद। तो जब हम एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं,
तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन हर साल अक्सर जो है नीट में आया हुआ है कि भाई इन पार्टिकल के E/m का रेशियो क्या है। तो एक क्वेश्चन यहाँ इससे रिलेटेड आएगा तुरंत कि E/m रेशियो, और E/m रेशियो को नाम दिया जाता है स्पेसिफिक चार्ज। सो स्पेसिफिक चार्ज क्या है और E/m रेशियो पे एक क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, और इनको हम अगर सिंबल दे दें, इलेक्ट्रॉन के लिए E, प्रोटॉन के लिए P और न्यूट्रॉन के लिए N, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, कहा जाता है -1, यानी निगेटिव चार्ज 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल। और अगर हम मास की बात करें तो अगर हम प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट मान लें, न्यूट्रॉन के मास को भी नियरली 1 यूनिट मान लें, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास का 1836 या 1837 टाइम्स स्मॉलर होता है। तो ये इन तीनों का रेशियो है, और यहां से एक हमारा स्पेसिफिक चार्ज का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है। और जब हम E/m रेशियो का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हुआ कि भाई अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इनके E/m के रेशियो के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज करें। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम अल्फा पार्टिकल, जिसको हम हीलियम का न्यूक्लियस कहते हैं, जिसका मास 2 होता है और जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास 4 यूनिट माना गया, प्रोटॉन जिसको कि हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कहते हैं, इसका चार्ज 1 यूनिट और इसके मास को भी 1 यूनिट कंसीडर किया गया। न्यूट्रॉन जो कि चार्जलेस है और इसका मास 1 यूनिट है, और इस रिस्पेक्ट में जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो -1 और ये 1/1837 है। तो जब हम E/m की वैल्यू रखते हैं तो E/m की वैल्यू रखेंगे तो ये जो एटॉमिक नंबर है हम इसको E एज्यूम करेंगे और इसको हम m की जगह लेंगे, तो यहाँ E/m 1/2 आता है, यहाँ E/1m 1 आता है, यहाँ E/m 0 आता है, और यहाँ E/m, यहाँ चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे, चार्ज के नेचर को, और यहाँ जो है E/m 1837 आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का E/m सबसे ज़्यादा है। तो चाहे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब हम यहाँ जब कंक्लूड करें तो देखते हैं कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हुए, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो ऑलमोस्ट मासलेस है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जिस पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और इसका मास भी 1 यूनिट एज्यूम किया गया, और न्यूट्रल हमारा न्यूट्रॉन। अब सबसे बड़ी बात हुई कि भाई चार्ज 1 यूनिट है तो कितना है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के चार्ज को हम 1 यूनिट चार्ज मानते हैं। ठीक है। और जब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और ये कैसे आएगा, क्योंकि इसके बारे में जो है थॉमसन ने बताया कि E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए -1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम होती है। तो यहीं पे हम E की वैल्यू यानी Q यानी E की वैल्यू और E/m की वैल्यू जब हम रख देते हैं तो ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाती है। तो ये इस तरीके से भी हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ।
तो जब हमने बात की कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जब हम बात कर रहे हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहली बात अब आई कि हाउ दे अरेंज इनसाइड द एटम, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कहाँ और कैसे है। और जस्ट यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत हो जाती है कि जब हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, और इसके लिए हमारे पास कई सारे एटॉमिक मॉडल टाइम टू टाइम आए। और ये हमारे एटॉमिक मॉडल जो हैं, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल्स आता है, एटॉमिक मॉडल्स जो प्रोग्रेस के हिसाब से टाइम टू टाइम आया। तो सबसे पहला आया थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसको कि हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद दूसरा मॉडल आया रुदरफोर्ड मॉडल। रुदरफोर्ड मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल की कमियों से शुरू हुआ और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से की कमियों से डिराइव हुआ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बाद जब हम वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो बोहर एटॉमिक मॉडल और वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के बीच में एक और छोटा सा मॉडल आता है जिसको बोहर समरफील्ड मॉडल या सिंपली सोमरफील्ड मॉडल भी कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इस मॉडल को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन जब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की जब हम बात करेंगे, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का डेरिवेशन, ये जो मॉडल एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये डिस्क्राइब करता है। और अंत में जब हम बात करते हैं, तो अंत में जब हम बात करते हैं तो वेव मैकेनिकल कंसेप्ट, और वेव मैकेनिकल कंसेप्ट में, वेव मैकेनिकल कंसेप्ट जिसको हम दूसरा नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट। सो क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट के आ जाने के बाद ऐसा हम मान लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सारी जानकारी पूरी हो गई। हालांकि क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट या वेव मैकेनिकल कंसेप्ट एक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि तीन डिफरेंट कंसेप्ट को एक साथ कंपेल करके बनाया हुआ है, जिसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में डी ब्रागली क्वेश्चन आया, दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अंत में जो सबसे वैल्यूएबल चीजें हमारे पास आई वो आया श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, जिसने 4 क्वांटम नंबर में से 3 मेन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, 4 क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर अकेले ये इस कंसेप्ट ने डेवलप किया। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने एटम के इंट्रोडक्टरी पार्ट की चर्चा की। एटम कैसा है? तो एटम स्फेरिकल है। एटम कैसा है? न्यूट्रल है। एटम कैसा है? स्मॉलेस्ट है। एटम कैसा है? जैसा भी है, पर उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। यानी मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और इस एटम के अंदर 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल आते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है। तो ये तो 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल हुए, लेकिन कई बार हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अलावा भी आए। कुछ ऐसे भी पार्टिकल एटम के अंदर पाए गए जो बल्कि न्यूक्लियस के अंदर, यूं कहें कि न्यूक्लियस के अंदर पाए गए, जिसमें से हम बेरियन की बात करते हैं, लेप्टॉन की बात करते हैं, मेसान की बात करते हैं, और ये पॉजिट्रॉन की भी बात करते हैं, न्यूट्रिनो की बात करते हैं। पिछले कई सालों में न्यूट्रिनो पर भी क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन पे भी क्वेश्चन है, मेसान के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो एनसीईआरटी बुक से थोड़ी सी अलग से जाके भी हम लोगों को
जानना पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा फिर आगे करेंगे। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हुए, और ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ से बात हुई कि ये तीनों पार्टिकल एटम के अंदर किस प्रकार से अरेंज है, यहीं से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सबसे फर्स्ट बात आई हम लोगों के सामने, वो आई थॉमसन क्या एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल ने बताया कि जैसे किसी वाटरमेलन के पूरे होल मास के अंदर ब्लैक सीड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इन द सेम मैनर इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इनसाइड द होल मास ऑफ एटम रेंडमली। क्या मतलब कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से मौजूद है जैसे किसी वाटरमेलन में या किसी केक के अंदर चेरी के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कैसे हैं? रेंडमली हैं। कैसे हैं? अनसर्टेन हैं। तो एक साल क्वेश्चन आया कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल ने क्या किसी मॉडर्न कंसेप्ट की बात की? तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, बिल्कुल की। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन अनसर्टेन है, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। तो मॉडर्न व्यू में, मॉडर्न कंसेप्ट में हम जब देखते हैं तो ये जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स जिसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, या कहते हैं वाटरमेलन मॉडल। तो ये हमारा जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करता है और होल पॉजिटिव मास ऑफ एटम की बात करता है, और किसी की बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उस समय तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं थे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं थे, तो दूसरा मॉडल आया हमारा रुदरफोर्ड मॉडल। और रुदरफोर्ड मॉडल आया, रुदरफोर्ड मॉडल जो हमारा आया वो 2 बातों पे बेस्ड है। पहला, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और दूसरा, सोलर सिस्टम के ऊपर। और इसने क्या बताया कि एटम जो कि स्फेरिकल शेप का है और इसका एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ठीक वैसे ही रिवॉल्व हो रहा है जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के सराउंडिंग में अपने अपने ऑर्बिट में प्लेनेट रिवॉल्व होते हैं। तो इस मॉडल की खास बात क्या है? इस मॉडल ने साइज ऑफ एटम के बारे में बताया। कहा कि साइज ऑफ एटम कितना है? तो 10⁻⁻10 मीटर यानी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होगी। और दूसरा जो इसका सबसे मेन इसकी डिस्कवरी थी, और वो सबसे मेन इसकी डिस्कवरी थी, वो है, ये मॉडल माना जाता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी के नाते। तो कहा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है भाई? तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है। यानी कि न्यूक्लियस जो है अपने एटम से साइज में लगभग 1 लाख गुना छोटा है।
कितना छोटा है? लगभग 1 लाख गुना छोटा है। अब यहां पे भी कई सालों में क्वेश्चंस आए हैं और ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या है भाई? तो जैसा कि हम साइज ऑफ एटम की बात करते हैं, तो साइज यानी कि यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रेडियस ऑफ एटम की बात हो रही है और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात हो रही है। लेकिन जब हम साइज कहते हैं तो साइज का मतलब होता है वॉल्यूम पे। किस पे? वॉल्यूम पे। और हमारा एटम कैसा है? स्फेरिकल है। हमारा न्यूक्लियस कैसा है? वो भी स्फेरिकल है। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसको हमने क्लास 6, 7, 8 में मेंसुरेशन में पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इस रेडियस के क्यूब रूट के बराबर उसके ऑर्डर में वॉल्यूम यानी कि साइज होगी। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस जैसे ऐसे आ गए कि भाई बताओ, अगर हीलियम के न्यूक्लियस की साइज जो है कहें 2 × 10⁻, न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है, और हीलियम के एटम की अगर रेडियस करें तो कहें 2 × 10⁻10 मीटर है। इन्होंने रेंडमली मान लिया, तो कहा गया कि भाई इनके साइज का रेशियो बताओ। अब साइज का रेशियो जब बताओ तो यहां भी क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकल बातें होती हैं। क्या टेक्निकल बातें होती हैं? क्वेश्चन में जैसे कहेगा कि पहले न्यूक्लियस के रेडियस की बात करेगा, फिर एटम के रेडियस की बात करेगा, लेकिन बाद में जब रेशियो पूछना होगा तो फिर से हमको एक बार ध्यान से पढ़ना है कि रेशियो वो किसका पूछ रहा है, पहले न्यूक्लियस कह रहा है कि पहले एटम कह रहा है। क्योंकि अक्सर सवालों में क्या करता है कि न्यूक्लियस को पहले बोलेगा, एटम को बाद में बोलेगा, लेकिन जब रेशियो पूछना होगा तो एटम बाई न्यूक्लियस का रेडियस पूछ लेगा, इसका रेशियो पूछेगा। तो जब इसका रेशियो पूछेगा तो चूंकि क्वेश्चन हमने इस सीक्वेंस में पढ़ा तो हम आंसर भी इसी सीक्वेंस में देते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि आंसर तो इसके जस्ट अपोजिट सीक्वेंस में पूछा गया। तो यहाँ पे यानी कि हमको क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है। अब क्वेश्चन को सावधानी से क्यों पढ़ना है भाई? जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाई देखो, हम लोग 2 तरह से कंपटीशन हमारे पास सामने है 12 के पास होने के बाद या 12 में अपीयर होने के साथ साथ। एक, अगर हम मैथ साइड के स्टूडेंट हैं तो हम जेईई मेन और जेईई एडवांस की बात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग है, क्योंकि वहाँ उसको इंजीनियर बनाना है तो वहाँ एनालिटिकल अप्रोच देता है। दूसरा, अगर नीट का क्वेश्चन है तो नीट वाले कंपटीशन का एम है कि वो आपको डॉक्टर बनाना चाहता है। तो डॉक्टर बनाना चाहता है तो डॉक्टर का क्या काम है भाई? तो डॉक्टर का काम ये है कि पेशेंट की बातों को सावधानी से सुने, और पेशेंट की बातों को अगर वो सावधानी से सुन रहा है तो इसका मतलब वो किसी रोग का सिम्टम पेशेंट बता रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन भी किसी बीमारी के सिम्टम की तरह आता है, यानी कि क्वेश्चन को भी हमको सावधानी से थारोली पढ़ने की हैबिट डालना है। यानी ठीक जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट की बात को सावधानी से सुनता है और बीमारी को डायग्नोस करता है, तो क्वेश्चन को भी हमको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है कि क्वेश्चन जब आंसर हमसे मांग रहा है तो किस सीक्वेंस में मांग रहा है। तो जब साइज का रेशियो पूछेगा, रेशियो ऑफ साइज, तो जब रेशियो ऑफ साइज पूछेगा तो मान लो कहा कि साइज ऑफ एटम बाई साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे r³ कर देंगे एटम का और यहाँ न्यूक्लियस का भी क्यूब कर देंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमने जो मैग्नीट्यूड 2 लिया है तो ये क्यूब रूट में अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि 10⁻⁻10 का क्यूब रूट देखना है और 10⁻⁻15 का क्यूब देखना है। तो जब हम ये क्यूब देखेंगे तो 10⁻30 और 10⁻45 होगा, यानी कि 1/10⁻15 ये रेशियो आएगा। और नॉर्मली हमारे दिमाग में तो रहता है -10 और -15, तो अक्सर जब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो पहला ऑप्शन रहेगा 1/10⁻15 के बजाय -5, और वो आंसर जाहिर बात है कि गलत होगा। और अगर हम क्वेश्चन को सही सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि देखा कि पहले न्यूक्लियस लिखा फिर एटम लिखा, लेकिन आंसर के टाइम वो पहले एटम और फिर न्यूक्लियस कह दे रहा है, तो इस तरह से साइज का सीक्वेंस ये हो जा रहा है। और अगर हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ये -15 ऊपर आएगा और ये 1 नीचे आएगा, तो हम सही सॉल्व करने के बाद भी गलत आंसर पे टिक लगा देंगे।
तो इन बातों का स्टूडेंट मेन ध्यान रखना है। तो रुदरफोर्ड मॉडल में एक क्वेश्चन आएगा रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा फार्मूला है इस रुदरफोर्ड मॉडल से रिलेट करता हुआ, वो क्या है भाई? तो रुदरफोर्ड मॉडल से रिलेट करता हुआ एक दूसरा फार्मूला है कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा। तो न्यूक्लियस के रेडियस का फार्मूला है Rn इज इक्वल टू R0 इंटू a⁻⁴। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है, और a जो है यहाँ पे मास नंबर है। अब इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस एम्स में आए हुए हैं, जैसे कि कहा जाए कि भाई बताओ एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी, फाइंड द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आता है 13 और मास नंबर आता है 27। तो ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। इस न्यूक्लियस के रेडियस से मास नंबर का तो रिलेशन है लेकिन एटॉमिक नंबर का रिलेशन नहीं है। तो जब हम इस फार्मूले में इसको पुट करते हैं तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस आता है क्या? सो 1.4 इंटू 10⁻⁻15 ये तो है ही, और 27 का क्यूब रूट ले लेंगे, और 27 जिसको कि हम लिख सकते हैं कितना? तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जब हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो एक 3 को कंसीडर किया जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को जिसको देख के भयभीत होते हैं, पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सीधे ओरली विदाउट यूजिंग पेन, विदाउट यूजिंग पेंसिल हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो एक दूसरा भी रुदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड ये वाला एक फार्मूला आता है। रुदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड एक तीसरा भी फार्मूला आता है कि कितने, जैसा कि कहा गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे रुदरफोर्ड मॉडल बेस्ड था, तो कितने अल्फा पार्टिकल किसी खास समय में किसी खास एंगल से डेविएट होंगे। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन आता है। अगर थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ डेविएशन। थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ डेविएशन। और जेड क्या है? तो जेड है उस एटम का एटॉमिक नंबर। और यहां पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछेगा डेविएटेड बाय थीटा एंगल। तो कितने अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल से डेविएट होंगे? तो इसका फार्मूला है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला है जिसमें क्वेश्चन आएगा कि अगर थीटा है एंगल ऑफ डेविएशन, किसी एटम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की जा रही है और अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल से डेविएट हो रहे हैं, तो अगर थीटा है एंगल ऑफ डेविएशन, उस एटम जिसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराया जा रहा है उसका एटॉमिक नंबर है जेड, तो कितने अल्फा पार्टिकल इस थीटा एंगल से डेविएट होंगे? तो ये एक इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस फार्मूले पर भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और इसके बाद आज के लेक्चर को कंक्लूड हम लोग करते हैं। तो अगर हमने कहा कि मान लिया गया कि अगर हमने कहा आपसे कि थीटा एंगल ऑफ डेविएशन है और थीटा की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री। अगर हमने एक क्वेश्चन लिया कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू है 90 डिग्री और ये किसी एलिमेंट के ऊपर इसका बम्बार्डमेंट कराया जा रहा है और इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है, तो चलो हम लोगों ने फिर से एल्यूमिनियम का केस ले लिया, या एल्यूमिनियम के बजाय हम लोग
इस बार जो है कोबाल्ट का ले लेते हैं। चलिए कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का ले लेते हैं। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और एटॉमिक नंबर जो है 58 है। तो जब हमने कोबाल्ट के ऊपर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया और थीटा एंगल ऑफ डेविएशन है, तो कितने अल्फा पार्टिकल इस कोबाल्ट एटम के न्यूक्लियस से डेविएट होंगे। तो जैसा कि अगर हम इसका आंसर करें, तो अगर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू होगी 45 डिग्री। और हम लोगों ने देखा कि फार्मूले में साइन थीटा की वैल्यू रखनी है, तो साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन 45 की वैल्यू रखनी है, ना कि 90 की। तो ये है 1/√2। तो ये हम लोग इस फार्मूले में रख देंगे। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का है 27। तो अब यहां से कहें कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने डेविएट हुए, तो z² बाई साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 से ले लें, तो z² हो गया 27 इंटू 27 और थीटा बाई 2 की वैल्यू है 1/√2, तो इसका पावर 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 27 और ये 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 27 इंटू 27 इंटू 2 इंटू 2, यही हम सॉल्व कर लेंगे और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में देखा कि थॉम्सन मॉडल जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अनसर्टेनिटी की बात करता है। दूसरा मॉडल आया रुदरफोर्ड मॉडल। रुदरफोर्ड मॉडल ने एटम की साइज को मेजर किया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि न्यूक्लियस के बाहर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन रुदरफोर्ड मॉडल का मेन एडवांटेज क्या था, मेन वर्क क्या था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से रिलेटेड हमारे पास एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला है और तीसरा जो है उसके साइज यानी उसके रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इन 3 फार्मूले पे हमारा रुदरफोर्ड मॉडल आता है। रुदरफोर्ड मॉडल ने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ठीक वैसे ही घूमता है जैसे सोलर सिस्टम में सन के सराउंडिंग में प्लैनेट घूमते हैं। लेकिन इस मॉडल की कमी क्या है भाई, इनने ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस के बाहर कितने ऑर्बिट होंगे। और जैसा कि हमने कहा कि सोलर सिस्टम में सन के सराउंडिंग में प्लैनेट घूम रहे हैं, तो बहुत सारे प्लैनेट हैं, बहुत सारा ऑर्बिट है, हर प्लैनेट का अलग अलग ऑर्बिट है और ऑर्बिट कैसा है, तो इन्होंने ऑर्बिट की संख्या के बारे में नहीं बताया। और तो ये सारा रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन था। इसके अलावा इन्होंने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं।